नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या बीजेपी संविधान को बदलने के लिए कोई नया दांव खेल रही है या खेलने की तैयारी कर रही है? क्या 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है और इसलिए एक संविधान संशोधन जो कि नहीं हो पाया उसको किसी भी हाल में करने की तैयारी कर रही है? आपको याद होगा कि बीजेपी ने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ये कोशिश की थी कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाए। इसके साथ साथ सभी चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति भी लेने की कोशिश की गई थी। तो महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बात, असली दांव था चुनाव क्षेत्रों के फिर से सीमांकन या उनकी सीमा रेखा को तय करने की, ताकि इससे बीजेपी को ऐसे चुनाव क्षेत्रों के गठन का मौका मिल जाए जहां उसके उम्मीदवार आसानी से जीत जाएं। और ये जो दोनों चीज़ें चल रही थी, सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो या फिर परिसीमन हो, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने की बात थी, तो इन सबको एक साथ मिला दिया गया था। ये तो बिल फेल हो गया और जब बिल फेल हुआ था तब एनडीए को यानी बीजेपी गठबंधन को लोकसभा में 298 वोट मिले थे और विपक्ष का जो गठबंधन था उसके वोट करीब 230 थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये विधेयक पास नहीं होता है तो बीजेपी के सामने एक दुविधा रह सकती है कि अगले चुनाव में यानी 2029 के चुनाव में उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, या गठबंधन के साथ बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2024 के चुनावों में आप देख चुके हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी सदस्यों ने संविधान बचाओ आंदोलन शुरू किया था, जिसके चलते बीजेपी लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। यानी 2014 में जितने सदस्य चुन के आए थे बीजेपी के, उतने भी नहीं चुने जा सके, सिर्फ 244 मिले, जबकि बहुमत के लिए 272 की ज़रूरत होती है, 271-72 की ज़रूरत होती है। 2014 में ये संख्या उसको मिल गई थी। 2014 के बाद 2019 में तो 300 तक वो पहुंच गए थे और 2024 में 400 पार की बात कर रहे थे, ताकि जो संविधान संशोधन के लिए ज़रूरी है 362 सीटें वो मिल जाएं। लेकिन ये जानते हुए भी कि इसको एक संशोधन बिल को पास कराना संभव नहीं है, बीजेपी ने लोकसभा में बहुत जल्दीबाजी में महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन और सदस्यों की संख्या बढ़ाने का बिल रख दिया। तब तो ये काम नहीं हो पाया। लेकिन हाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बंगाल में चुनाव हारने के बाद जिस तरह से वहाँ भगदड़ मची है, उससे बीजेपी को एक नई उम्मीद जो है वो दिखाई देने लगी है। अब बीजेपी के हलकों में चर्चा है कि कोशिश ये हो रही है कि 2/3 सदस्यों का बहुमत जुटा लिया जाए। अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या तो बढ़ नहीं सकती है, तो इसलिए टीएमसी में जो कुछ हुआ उस रास्ते पर चलने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। टीएमसी के 20 सांसद, 28 में से 20 सांसद टूट गए हैं और उन्होंने एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उनको मान्यता भी लोकसभा अध्यक्ष से मिल चुकी है। तो अब ये 20 सांसद तो बढ़ गए, 298 में अगर 20 को जोड़ देते हैं तो भी ये जो हैं 318 तक पहुंचते हैं, जबकि इस समय 2/3 बहुमत के लिए 360 सदस्यों की ज़रूरत है। तो करीब करीब ये 40-42 सांसद कहाँ से आएंगे, और इसलिए
दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खुलकर चर्चा हो रही है कि अब किस किस पार्टी को तोड़ा जाएगा और किस किस पार्टी के लोगों से समर्थन जुटाया जाएगा। इसी क्रम में कई पार्टियों में सरगर्मी दिखाई दे रही है। एक सरगर्मी तो इन दिनों शिवसेना जो यूटीबी है यानी उद्धव ठाकरे का ग्रुप है उसमें है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के 9 सांसद हैं लोकसभा में और अब चर्चा है कि उसके 7 सांसदों के टूटने का इंतज़ाम हो गया है और वो अब शिवसेना यूटीबी से टूट करके शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने की बात कर रहे हैं, यानी 9 सांसद में से 7 उन बीजेपी के समर्थन में आ सकते हैं। इसी तरह से जो शरद पवार का गुट है उसमें 8 सांसद हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के 8 सांसद हैं, उनमें भी इसी तरह की टूट की बात की जा रही है और ये लोग टूट करके अजीत पवार गुट जिससे कहा जाता है एनसीपी का उसमें शामिल होंगे। अजीत पवार अब नहीं है और उनकी पत्नी पार्टी को संभाल रही है, तो बहरहाल वो एक अलग इकाई एक अलग पार्टी तो है ही। तो ममता बनर्जी की पार्टी की टूट ने बीजेपी को एक नया रास्ता दिखा दिया है। इस सब के बावजूद अगर हम देख लें कि 7 सांसद उनको मिल जाते हैं शिवसेना से, 5-6 सांसद अगर इधर एनसीपी से भी आ जाते हैं शरद पवार के गुट से, तो भी ये 12 के करीब पहुंचेंगे और 20 उधर से आए हैं, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है वो करीब 32 तक पहुंचती है। अब इनको चाहिए करीब 42, तो ये 32 से काम कैसे चलेगा? इसलिए इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि दूसरी पार्टियों से समर्थन लेकर के और इस बिल को पास कराने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। अब ये जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब देश में दल बदल कानून लागू है, जो कि 1950 में ही बन गया था संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा, तो आज भी जो है ये दल बदल कैसे हो रहा है, टीएमसी के लोग कैसे टूट गए हैं, इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि और कहां कहां से बीजेपी समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है। अब ये दल बदल कानून जो है वो 1985 में ही जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और 15 फरवरी 1985 से लागू हो गया। अब इसमें जो था, इसका मकसद था विधायकों और सांसदों द्वारा जो बार बार दल बदल किया जाता था, जिसको आया राम गया राम की संस्कृति कहते थे, उसको रोकना था और सरकारों की स्थिरता को सुनिश्चित करना था। लेकिन इस विधेयक में एक प्रावधान था कि 1/3 सदस्य जो हैं किसी भी पार्टी के, अगर वो चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। बाद में 91वां संशोधन हुआ जो 2003 में किया गया। अब याद रखिए कि ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय बदलाव किया गया और जो 1985 का कानून है उसमें ये कहा गया कि 1/3 सदस्यों के अलग होने को जो है वो दल बदल माना जाएगा और उसमें ये कर दिया गया कि जब तक 2/3 किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य उससे अलग होने का फैसला नहीं करेंगे तब तक उसे दल बदल माना जाएगा। अब यही टीएमसी के मामले में हुआ। टीएमसी के 28 में से 19 या 20 सांसदों ने जाने का फैसला किया। 19 सांसदों की ज़रूरत थी 2/3 बनने के लिए और इस तरह से वो पार्टी अलग हो गई। अब वो एक नई पार्टी में शामिल हो गए हैं और एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। 10वीं अनुसूची जो है उसके पैराग्राफ 4 के अनुसार यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लें तो न तो विलय करने वाले सदस्य जो हैं वो अयोग्य ठहराए जाएंगे और न ही मूल दल में बने रहने वाले सदस्य।
तो इस 2/3 लोगों का जो दल बदल था उसको विलय माना गया। बहरहाल ये सोचा गया कि अब 2/3 का टूटना तो संभव नहीं होगा, तो इसलिए 1/3 को बढ़ा के 2/3 किया गया। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि ये 2/3 को तोड़ना भी संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 1/3 के अलग होने की जो प्रावधान था उसे 2003 में हटा दिया गया था। तो इसलिए छोटे समूह में अलग होना संभव नहीं था। आपको पता ही है कि आयाराम गयाराम की स्थिति ये थी कि जब तक 1985 का कानून नहीं बना था तब तक कोई एक सदस्य भी किसी पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी में जा सकता था, और इतना ज़्यादा दल बदल होता था कि सरकारें जो है, केंद्र की सरकारें भी अस्थिर हो गई थी। राज्यों में तो बड़ी खराब स्थिति हो ही गई थी। तो अब ये जो कानून था उसके बाद जो पहला बड़ा विभाजन हुआ, सबसे पहले वो शिवसेना में हुआ। तो शिवसेना में जब विभाजन हुआ तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अब इसमें जो शिवसेना का विभाजन था उसमें कई चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई, और इसके चलते जो है वो कई बदलाव जो है वो देखने को मिलने लगे। एक तो यही हो गया कि 2/3 सदस्य चाहें तो दल छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाएं, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस में हुआ। इसमें उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, और इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है उसके 9 में से 8 सदस्य 7 सदस्य अगर निकल जाते हैं तो उन पर भी दल बदल कानून नहीं लागू होगा और वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से शरद पवार के 8 में से 5 या 6 सांसद अगर अलग हो जाते हैं तो दल बदल नहीं होगा और वो वहाँ माने जाएंगे। तो वैसे इस पर अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष के पास है, और कई बार तो अध्यक्ष अपने पास लेकर बैठ जाते हैं। अब ये शिवसेना का जो विवाद था, इसमें शिंदे बनाम ठाकरे वाला विवाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को फैसला सुनाया, और ये जो फैसला आया वो 5 जजों का संविधान पीठ था, जिसके प्रमुख जो हैं उस समय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे। तो और ये फैसला सर्वसम्मति से आया था, और उसमें जो है एक तो उद्धव ठाकरे के जो राज्य सरकार थी उसकी बहाली की बात हुई, लेकिन बहाली नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए यानी विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए कराने का फैसला किया था वो गलत था, क्योंकि उसका कोई ठोस आधार नहीं दिया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार को अब बहाल नहीं किया जा सकता। शिंदे की सरकार इसके चलते बनी रही, और दल बदल पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लेना कोर्ट का काम नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने उनके खिलाफ जो दल बदल के आरोप लगे थे उसको खारिज कर दिया, और उनके दल बदल को दल का विभाजन मान लिया गया। पर कुल मिलाकर के शिवसेना में पूरा विभाजन हुआ था। उनका विधायक दल, उनका संसदीय दल और पार्टी भी जो है विभाजित हो गई थी, और इसलिए विभाजन की श्रेणी में आ गया, और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट ने भी नहीं माना। हालांकि जो शिंदे गुट को स्पीकर ने मान्यता दिया है वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, पर उस पर तो सुनवाई ही चल रही है, पता नहीं कब आएगा फैसला। बहरहाल उसमें ये ज़रूर कर दिया था कि फ्लोर टेस्ट जो है उसके लिए राज्यपाल पर्याप्त, जब उनके पास साक्ष्य हो, सबूत हो, उसके बाद ही कर सकते हैं, तो उसके अलावा नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये हुआ। उसके अलावा ये भी फैसले में कहा गया कि लोकसभा में या विधानसभाओं में जो अध्यक्ष, जो
पार्टी के नेता होते हैं और चीफ व्हिप होते हैं, उसका फैसला सिर्फ सांसद और या विधायक नहीं कर सकते बल्कि पूरी पार्टी करेगी। तो पार्टी में तो पार्टी के अध्यक्ष और उनके दूसरे पदाधिकारी और जो कार्यकारिणी है वो सब मामले आ जाते हैं। दल बदल को लेकर के एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें अध्यक्ष का जो अधिकार है उसको चुनौती दी गई है। ये नबाम रेबिया जो हैं उनके मामले में है, इसको भी एक बड़े बेंच को भेज दिया गया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिर्फ ये फैसला दिया कि अध्यक्ष को, जो स्पीकर हैं, उनको जल्दी से जल्दी जो है फैसला दे देना चाहिए। बहरहाल अब हम इस पर आते हैं कि ये 40-42 सांसद जो है वो कहाँ से जुटाएगी बीजेपी। तो पहली बात तो ये की जा रही है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी जनता पार्टी एनसीपी के विभाजन के बाद जो ये 12-15 सांसद जो भी जुटेंगे, उसके बाद बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि डीएमके जो है वो एनडीए में शामिल हो जाए। तो डीएमके के पास 22 सांसद हैं। अगर डीएमके शामिल हो जाए तो ये जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी उनको करीब करीब 10 और सांसदों की ज़रूरत होगी। और अगर 10-12 सांसद सदन में मतदान के समय उपस्थित नहीं हो तो ये काम जो है आसानी से बन जाएगा। और सदन के सदस्य में जो उपस्थित नहीं होंगे उनको उनके खिलाफ अगर उनकी सदस्यता खत्म करने के बारे में कोई अपील भी की जाती है तो फैसला अध्यक्ष के पास रहेगा और वो पता नहीं कब फैसला देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ ये कहा कि जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहिए, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बनाया। तो दिल्ली के हलकों में इस बात की पूरी चर्चा है कि बीजेपी महिला आरक्षण और उसके नाम पर डिलिमिटेशन, यानी चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 करने का बिल फिर से लाने की कोशिश कर रही है। बहुत दिलचस्प होगा राजनीति को देखना और समझना। इसी बीच ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी दल है वो भी विभाजित हो सकता है। इसके बारे में कहा गया कि अखिलेश यादव परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य जो हैं वो गृह मंत्री से मिल चुके हैं, हालांकि उन लोगों ने अभी खंडन किया है। बीजेपी के 2 उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि सांसद हमारे संपर्क में हैं, वो टूटना चाहते हैं, लेकिन हम अभी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये भी टूट जाते हैं तो ये जो 10-12 की कमी है बीजेपी जाहिर है पूरा कर ही लेगी। इस समय समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस के बाद विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी है, और विभाजन हो जाए तो जिस रफ्तार से, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं भारतीय राजनीति में, उसको देखते हुए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं की जाती है। लेकिन आया राम गया राम जैसी स्थिति के बाद दल बदल कानून को लाया गया और ये उम्मीद की गई कि अब सांसद विधायक जो है वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, उसके बावजूद पार्टी छोड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या दल बदल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए? ये 2/3 लोगों के पार्टी छोड़ने पर जो छूट दी गई है, क्या उसको भी ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि तरह तरह की खबरें आती हैं। कुछ खबरें आती हैं कि कुछ लोगों को डरा धमका के टूटने के लिए मजबूर किया जाता है। सीबीआई का डर, ईडी का डर। ये भी कहा जाता है कुछ लोगों को प्रलोभन से तोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए उचित तो नहीं है। इसलिए कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपनी राय बताइए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुरोध ये है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम को लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उस बटन को दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे प्रोग्राम की सूचनाएं मिल जाएं। एक और अनुरोध है कि सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सत्य हिंदी का सदस्य बनिए। इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.